दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 23 मई के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। रोज दोस्तों मैं किसी न किसी सेगमेंट से आपके सामने प्रश्न लेकर आता हूं। कल मैं निधन से अपनी कहानी की शुरुआत किया था, कभी जो है इंटरनेशनल न्यूज से, कभी नेशनल न्यूज से, और आज मैं कहानी की शुरुआत करने जा रहा हूं इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो इकोनॉमी से रिलेटेड दोस्तों यह प्रश्न है और आपको यहां पर बहुत सारे स्टैटिक जीके के सवाल भी मिलेंगे। जैसा कि आप सभी का कमेंट आता रहता है कि प्लीज सर स्टैटिक जीके का कुछ कवर करते चलिए, तो धीरे धीरे दोस्तों मैं करंट अफेयर को मोड़ रहा हूं स्टैटिक जीके की तरफ और उसमें भी आपको कवरिंग दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले आज प्रश्न सुनिए ध्यान से। कर हाल ही में किसने केंद्र सरकार को क्या किया है, अधिशेष से यानी सरप्लस से कितने करोड़ रुपए का, दोनों चीजें बताना, यहां पर दो फैक्ट यहां पर है। ठीक है, एक तो किसने दिया है, दूसरा कितने करोड़ रुपए जो है हस्तांतरित किया गया है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो प्रश्न बात आती दोस्तों, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलो मैं आपको मान लीजिए इन चारों के बारे में बता भी दिया, इस प्रश्न का सही उत्तर भी बता दिया, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, आपको याद नहीं रहेगा। मजा कब आता है दोस्तों, जब हम क्वेश्चन के साथ उधेड़ बुन करते हैं और देखते हैं कि कोई घटना क्यों घटती है, कोई चीज अगर हो रही तो क्यों हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर दोस्तों सभी के बारे में। जैसे अगर आपने नाम सुना होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ठीक है, एडीबी कहा जाता है इसको, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, जैसे वर्ल्ड बैंक है उसी तरह से दोस्तों हमारे एशिया में इस तरह का बैंक बनाया गया जिसमें भारत भी पार्टनर है, याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसी तरह से दोस्तों आईएमएफ है। ठीक है, ये आप जानते होंगे कि वर्ल्ड बैंक जहां पर है, वर्ल्ड बैंक में ही एक और पार्ट है, जैसे वर्ल्ड बैंक को आईबीआरडी कहा जाता है, उसी तरह से आईएमएफ को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या आईएमएफ का नाम दिया जाता है। आईएमएफ दोस्तों किसी देश को कोई भी अमाउंट तब जारी करता है जब उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, गड़बड़ होता है। ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए इस तरह से अमाउंट वो जारी करता है। वर्ल्ड बैंक हमेशा डेवलपमेंट के लिए पैसा देता है, ये एक अलग चीज है। यहां पर दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो है आरबीआई। आरबीआई ने क्या किया दोस्तों, थोड़े बहुत नहीं, आरबीआई ने एक बहुत बड़ा अमाउंट जारी किया है। कितना, तो याद रखिएगा 99,122 करोड़ रुपए। कितना, 99,122 करोड़ रुपए आरबीआई ने किसे दिया है, तो याद रखिएगा ये पैसा आरबीआई ने दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसे दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्या कोई नियम है क्या कि हमारा जो रिजर्व बैंक है क्या वो कोई पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, तो दोस्तों मैं सब कुछ इसके बारे में बताने वाला हूं, बट थोड़ा सा आगे चलिए और इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं पहले वो याद रखें। ठीक है, पहला सवाल मैंने आपको क्या बताया कि आरबीआई ने यहां पर क्या किया है, गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना अमाउंट ट्रांसफर किया है, तो एक प्रश्न पहले आप याद रखेगा, 99,122 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया है। और यह पैसा आरबीआई ने कहां से ट्रांसफर किया है, तो याद रखिए आरबीआई के पास जो सरप्लस है, जो सरप्लस है आरबीआई ने वहां से ट्रांसफर किया है। बात आता है कि आरबीआई को यह सरप्लस कहां से मिला, तो आरबीआई जो कार्य करती है उस कार्य करने के फलस्वरूप जब वो पैसे कमाती है, यानी उसको जब फायदा होता है, तो फायदा होने के बाद उसके जो खर्चे होते हैं उनको निकालने के बाद जो पैसा बचता है उसी को नाम दिया जाता है सरप्लस का। और ये जो सरप्लस होता है दोस्तों, उसी सरप्लस से आरबीआई ने क्या किया है, 99,122 करोड़ रुपए क्या किया है, गवर्नमेंट को दिया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं यहां पर अच्छा, अब आपके दिमाग में आएगा क्या आरबीआई अपना पूरा सरप्लस खर्चा कर देगी। जैसे मान लीजिए आप कहीं से इनकम कमा रहे हैं 50,000 रुपए, तो क्या आप 50 के 50,000 रुपए खर्च कर देंगे, आप कहोगे नहीं सर 50 के 50,000 खर्च कर देंगे तो मजबूरी में जब कभी समस्याएं आएगी, आपदा आएगा, तो हम क्या करेंगे, तो आप कहोगे ना कि उस सरप्लस का कुछ हिस्सा बचा के रखा जाता है। इसी तरह से दोस्तों आरबीआई भी काम करती है और आरबीआई जो पैसा बचाती है उसको बोलते हैं दोस्तों कॉन्टिंजेंसी। क्या बोलते हैं, कॉन्टिंजेंसी। ठीक है, रिस्क फंड, क्या नाम दिया जाता है, कॉन्टिंजेंसी रिस्क फंड का नाम दिया जाता है। ठीक है, इस कॉन्टिंजेंसी रिस्क फंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए पहली बात याद रखिए, फंड तो बाद में बनेगा, पहले याद रखिए कॉन्टिंजेंसी रिस्क बफर बनता है। ठीक है, ये बफर क्या होता है दोस्तों, तो इसका कहने का मतलब है कि आरबीआई अपने पूरे पैसे नहीं खर्च करती है, आरबीआई कुछ पैसे को रोक कर रखती है। कितना पैसा, तो याद रखिएगा 5.5% से लेकर के 6.5% तक का जो मनी होता है दोस्तों, इतना आरबीआई क्या करती है, अपने पास रोक के रखती है। इस बार अब आपके सामने आएगा कि इस बार अगर आरबीआई ने 99,122 करोड़ रुपए दिए हैं तो क्या आरबीआई ने कुछ रोका है, हां रोका है, जो मिनिमम अमाउंट था ना उसको रोका है। 6.5 ना रोक करके आरबीआई ने कितना रोका अपने पास, याद रखेगा 5.5% अपने पास सेफ रखा है। ठीक है, अपने बैलेंस शीट में इसको रखा है और बाकी का पैसा दोस्तों ये किसको दे दिया है, ये दे दिया है
सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक और बढ़िया बात बता दूं जिसके बारे में शायद अभी कोई भी ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि ये अभी हाल में ही परिवर्तन हुआ है, तो आप सुनिएगा दोस्तों। अगर मैं यहां पर केंद्र सरकार की बात करूं, अगर मैं यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं दोस्तों, तो याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बैलेंस शीट चलता है वो चलता है हमेशा अप्रैल से मार्च। ठीक है, कब चलता है? अप्रैल से मार्च चलता है। और अगर आरबीआई की बात करेंगे, आरबीआई, तो आरबीआई अपना जो लेखा जोखा रखता है ये चलता था जुलाई से जून। कहां चलता था? जुलाई से जून। आप जानते हैं कि नहीं इस बात को? ठीक है, जुलाई से जून चलता है। अब इस बार क्या किया गया है कि भारत सरकार का लेखा जोखा आरबीआई के लेखा जोखा से मैच करे, इसलिए दोस्तों ये कहा गया, आरबीआई को ये कहा गया कि आप अपनी क्लोजिंग जो दोस्तों वो कब कर लीजिए? वो कर लीजिए आप अप्रैल में। कब क्लोजिंग कर लीजिए? ये क्लोजिंग आप कर लीजिए अप्रैल में। ठीक है, सॉरी, अप्रैल मतलब कुल 9 महीना दोस्तों यहां पे समय दिया गया। ठीक है, कि ये क्लोजिंग यहां पर हो जाए। ठीक है, इसीलिए दोस्तों यहां पर आप 9 महीना देखिए, तो जैसे जुलाई से शुरू हुआ, जुलाई से शुरू हुआ, ठीक है, तो जुलाई से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, जोड़िए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, थोड़ा यहां से आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये जुलाई से जून और ये अब आके बदल चुका है मार्च टू अप्रैल, तो कुल मिला जुला के 9 महीने बचते हैं। कितने बचते हैं? 9 महीने बचते हैं। तो ऐसा हुआ है, रोका गया है कि यहां पर आरबीआई से कहा गया कि इस बार आप अपनी क्लोजिंग 9 महीने पे कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर ये आगे जाता मार्च से आगे जाता तो अप्रैल, मई, जून, 3 महीना एक्स्ट्रा बचता उसके पास, तो 3 महीना उसको और क्लोजिंग करना पड़ता। लेकिन नहीं, इस बार क्लोजिंग 12 महीने पे ना होकर के क्लोजिंग कितने महीने पे हुआ है? क्लोजिंग हुआ है 9 महीने पे। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन यही है कि इन दोनों का लेखा वर्ष एक बराबर हो जाए, ताकि अगली बार से आरबीआई भी 1 अप्रैल से अपने डेटा को स्टार्ट करे और 31 मार्च को क्या करे? समाप्त करे। ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ है, और तब जाकर के शायद इस अमाउंट पे थोड़ा सा और भी ज्यादा फर्क पड़ेगा। ये समझ में आ गया? अच्छा, ये कॉन्टिजेंसी रिस्क बफर के बारे में जानिएगा, ये 6.5 से 5% के बारे में जानिएगा। और इसमें भी एक दो चीज याद रखेगा, कभी कभी अगर आपसे कोई पूछ दे भैया ये 5.5% रोकने की आवश्यकता क्या थी, तो याद रखेगा आरबीआई तमाम तरह की मौद्रिक नीतियां बनाता है। बाजार में वित्तीय जोखिम को कम करने के लिए आरबीआई, भाई वो कहीं ना कहीं बैंकों का बैंक है, सेंट्रल बैंक है, तो वो किससे मांगने जाएगा? ठीक है, इसलिए दोस्तों इन सभी कार्यों के लिए वो अपने पास रिजर्व बना के रखता है। तो ये प्रश्न आपके लिए दोस्तों मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा जो आप हमेशा चाहते हैं कि सर आप कुछ फैक्ट आप एक्स्ट्रा कवर कर दीजिए, जैसे स्टैटिक जीके से क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, जैसे बन सकता है आपसे कि आरबीआई एक्ट, दोस्तों आरबीआई एक्ट कब आया था? तो याद रखेगा ये एक्ट की बात कर रहा हूं, ये आया था 1934 में। ठीक है, और आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो याद रखेगा आरबीआई का स्थापना हुई 1935 में। एक प्रश्न ये बनता है। अगला प्रश्न बनता है उस समय आरबीआई का मुख्यालय कहां पर था? तो याद रखेगा इसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता। कहां पर था? कलकत्ता इसका हेडक्वार्टर था, लेकिन बाद में दोस्तों कहां शिफ्ट कर दिया गया? इसका हेडक्वार्टर भेज दिया गया मुंबई। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न बनता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो याद रखेगा 1949 में क्या किया गया है? इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, इतना बात याद रहेगा। चलिए और बात याद रखिए, बहुत सारी बातें बताऊंगा यहां पर मैं आज आपको। ठीक है, बस आप लोग मन से काम नहीं करते हो, थोड़ा वीडियो को शेयर करते ना तो तबीयत और ज्यादा खुश हो जाती। ठीक है, चलो आओ देखो, अगर दोस्तों यहां पर मैं आरबीआई के गवर्नर की बात करूं, किसकी बात करूं? गवर्नर की बात करूं, तो याद रखिए इसके जो मेन गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास जी है। कौन है? शक्तिकांत दास जी। ठीक है, शक्तिकांत दास जी क्या है? इसके मुख्य गवर्नर हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर कुल 4 डिप्टी गवर्नर भी हैं। ठीक है, 4 डिप्टी गवर्नर, जिसमें मैंने आपको नाम बताया था कि 3 लोगों का नाम क्या रहेगा? एम से रहेगा। कौन कौन? तो याद रखेगा महेश, माइकल और एम राजेश्वर। कौन? महेश। ठीक है, शॉर्टकट में लिखते जाइए, महेश, माइकल और एक लोग का नाम था एम राजेश्वर। ठीक है, एम राजेश्वर। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों इसके, अच्छा देखिए, यम से महेश, ट्रिपल एम हो गया ना, यम से महेश, यम से माइकल, यम से यम राजेश्वर। ठीक है, माइकल माने पूरा नाम इनका माइकल देवव्रत पात्रा ऐसे करके कुछ है, तो इसको भी याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों लास्ट में टी। ठीक है, टी रविशंकर। क्या नाम है?
टी रविशंकर। तो इसको भी दोस्तों आप लगे हाथ याद रखेगा। अगर इतनी बात आप आरबीआई से संबंधित याद रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम होगा। समझ में आ रहा है? हमेशा याद रखिए कि आरबीआई अपने कार्यों को करने के बाद जितना भी मुनाफा कमाता है उस सरप्लस में से गवर्नमेंट को उसको देना तय किया गया है, ठीक है। और अभी हाल ही में दोस्तों ये तय किया गया, इसके पहले आरबीआई पैसे नहीं देती थी, ठीक है, लेकिन अब तय किया गया। और थोड़ा मोड़ा नहीं, समझ रहे, लगभग 1 लाख करोड़ रुपया दोस्तों आरबीआई ने अभी दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। 99,122 करोड़ मायने रखता है, 1 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं, 1 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, इतनी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों वही सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, मैं आपको यहां पर एडिशनल रुक करके बताने वाला नहीं हूं। मैंने अपने हिसाब से जो मुख्य फैक्ट था वो मैंने आपको इस प्रश्न के लिए समझा दिया। पहले क्या होता था कि मैं यहां पर लाइन टू लाइन रीड करता था, ठीक है। तो अभी मैं लाइन टू लाइन रीड नहीं करूंगा, लेकिन एक सरसरी निगाह से फिर भी मैं देख ले रहा हूं कि कुछ छूटा तो नहीं है। नहीं तो आप क्या करिए, यहां पर आप डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ और इत्मीनान से कुछ पढ़िए और कुछ सीखिए कि हां पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको दिए गए। जो मुख्य बातें हैं वो मैंने आपको बता दिया और इतना आसान भाषा में बता दिया कि मुझे नहीं लगता कि अब आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, ये इसका आयोजन कहां पे किया जाएगा, ठीक है। फीफा अंडर 17, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता दूं फीफा अंडर 17 जो महिला विश्व कप होना है, लिख रहा है कतर में, न्यूजीलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में या फिर भारत में। तो अभी मैंने कल ही दोस्तों आपको बताया था, ठीक है, इसके बारे में। तो याद रखेगा दोस्तों ये होने वाला है भारत में, ठीक है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहां पर होगा दोस्तों? तो ये होगा भारत में। अब आपके सामने आता है दोस्तों ये प्रश्न कि सर इसके बारे में क्या क्या याद रखा जाए, ठीक है। तो चलिए आइए याद करते हैं दोस्तों हम लोग। याद करिए, यहां पर देखिए एक एक पॉइंट नोट करिए। देखिए बहुत सारे पॉइंट मैं नोट करा दे रहा हूं, ठीक है। फीफा अंडर 17, ठीक है, फीफा अंडर 17 ये जो होने वाला दोस्तों कहां पर होने वाला? भारत में होने वाला। एक प्रश्न तो आपका ही बन गया। दूसरा प्रश्न बनता है कि कब होने वाला, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों कब, अच्छा ये 2021 का है कि 2022 का है? याद रखेगा 2022 का, 21 की बात नहीं कर रहा हूं। ये कब है? ये 2022 में होगा, ये निर्णय लिया गया, ठीक है। अरे मैं आपको पढ़ाया था भी ना कि फीफा वर्ल्ड कप कैंसिल हो गया, ठीक है, अंडर 17। तो 20 में भी कैंसिल हुआ, 21 भी गया और 22 आ गया, ठीक है। ये होगा 11 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। यहीं पे लिख दूं क्या डेट? यहीं पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। 11 अक्टूबर से लेकर के चलेगा कब तक? 30 अक्टूबर तक चलेगा, 30 अक्टूबर तक चलेगा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एक प्रश्न तो याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों एक प्रश्न ये पूछ सकता है फीफा अंडर 20 की अगर हम बात करें, ठीक है। फीफा किसकी बात करें? फीफा अंडर 20 की बात करें तो ये अंडर 20 का जो महिला विश्व कप है ये महिला वाला है, पुरुष मत कर दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप दोस्तों ये कहां पर होना है? तो इसके लिए जो स्थान निर्धारित किया गया है वह स्थान है कोस्टा रिका। क्या नाम है उसका? कोस्टा रिका, ठीक है। ये बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है दोस्तों, कोस्टा रिका। एक एक प्रश्न दोस्तों आप यहां पे याद रखिए, बाद में आप मुझसे ना कहिएगा कि सर मुझे समझ में नहीं आया और मैं पढ़ नहीं पाया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर यहां पर आपकी इच्छा हो रही कि सर ये अगर पुरुष वाला होता तो क्या होता, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों फीफा अंडर 17 का जो मेंस वाला मैच था ये 2017 में कराया गया था और वो भारत में होता। आज तक भारत ने कुल 2 फीफा मैच कराए हैं। कितने? भारत में कुल 2 फीफा मैच का आयोजन हुआ है। एक 2017 में आयोजन हुआ है और एक इसका आयोजन होना है। केवल 2 ही बार यहां पर चांस है भारत के पास, ये इसको याद रखेगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा दोस्तों और क्या क्या खास बातें हैं? ज्यादा तो यहां पे खास बातें नहीं है। एक पॉइंट आप ये नोट कर सकते हैं कि यहां पर कुल मिला जुला करके 16 टीम दोस्तों ये हिस्सा लेने वाली। कितनी टीम? तो टोटल मिला करके 16 टीम है जो यहां पर हिस्सा लेने वाली है। और ये जो 16 टीम है दोस्तों ये 6 अलग अलग खंडों में बटा होता है। पूरा एशियन का एक अलग खंड है जिसमें भारत भी आता है, ठीक है। भारत भी आता है इस एशियन वाले खंड में, ठीक है। एक चीज और याद रख सकते हैं, जैसे फीफा की स्थापना कब हुआ ये पूछ सकता है आपसे परीक्षा में, तो याद रखेगा 1904 में इसकी स्थापना हुआ था। कब? 1904 में। एक प्रश्न और पूछ सकता है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? याद रखेगा ज्यूरिख इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर है? ज्यूरिख क्या है इसका हेडक्वार्टर है। और कुछ बचा क्या? आपका गेम हो गया 2022 में 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर कोस्टा रिका में यह अंडर 20 होने वाला है। भारत कुल मिला जुला के 2 किया है, टीम 16 है। 1904 में इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है। और क्या बताएं? और कुछ तो नहीं है। चलो कुछ एडिशनल फैक्ट और बता दूं क्या, जो मैं कल पढ़ाया था। कल भी मैं आपको स्पोर्ट्स जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि आगामी कुछ खेल होने वाले हैं उनको आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो एक बार दोस्तों और आगामी खेलों के बारे में मैं आपको रीड करा दूं ताकि आप मैक्सिमम चीजें दोस्तों ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आ जाइए
जैसे मैं बात कर दूं दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की, ठीक है, ग्रीष्म ओलंपिक लिख दे रहा हूं शॉर्टकट में, पॉइंट लिखते जाइए कितना लिखना है यहां पर, ठीक है। ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक हो रहा है दोस्तों, ये कहां पर हो रहा है, ये टोक्यो में हो रहा है, जापान में, ठीक है, टोक्यो जापान में हो रहा है, ठीक है, और ये इसी साल होना है, 2021 में ही होना है, ठीक है, इसको याद रखेगा। दूसरा, कभी कभी आपसे परीक्षा में शीतकालीन ओलंपिक पूछता है, और ये होगा 2022 में, और ये होगा चीन की राजधानी बीजिंग में। कहां पर होने वाला है, चीन की राजधानी बीजिंग में होने वाला, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैंने बताया था एशियन गेम के बारे में, किसके बारे में, एशियन गेम्स के बारे में, ठीक है। एशियन गेम्स दोस्तों कहां होने वाला है, एशियन गेम्स ये होने वाला है चीन में, और कहां, हांगझाओ में, कहां होने वाला है, हांगझाओ में होने वाला, ठीक है। और इसके अलावा क्या बताया था मैंने, इसके अलावा बताया था मैंने, एक तो यही लिख लीजिए आप, ठीक है, फीफा अंडर 17, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फीफा अंडर 17 वोमेन्स, ठीक है, डब्ल्यू लिख दे रहा हूं, समझ जाइएगा, और कब, 2022 में, ठीक है, ये कहां पर होगा, भारत में होगा, ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए। 5वें नंबर पर लिख लीजिए फीफा अंडर 20, क्या लिख लीजिए, फीफा अंडर 20, और ये भी वोमेन्स का कहां पर होने वाला है, ये होने वाला है कोस्टा रिका में, कहां पर, कोस्टा रिका में होने वाला है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों एक एक जोड़ जोड़ के आप करते चलिए, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था आपको नेशनल गेम्स के बारे में, किसके बारे में बताया था, नेशनल गेम्स के बारे में, ठीक है। नेशनल गेम्स दोस्तों कहां पर होगा, जिसको राष्ट्रीय खेल कहा जाता है, तो ये होगा छत्तीसगढ़ में, कहां पर होना है, छत्तीसगढ़ रायपुर में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में होने वाला है नेशनल गेम्स। और कुछ बचा है क्या, और कुछ बचा है, मेन वाला फीफा गेम कहां होगा, सबसे मेन वाला फीफा गेम, तो फीफा होने वाला है कतर में, कहां पर होने वाला है, कतर, 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 ठीक है, याद रखेगा, कतर की राजधानी दोहा, ठीक है, ये होने वाला है, ठीक है। बाकी T20 वर्ल्ड कप बताया था, तो याद रखेगा T20 वर्ल्ड कप अगर पुरुष वाला देखा जाएगा तो भारत में होगा, महिलाओं वाला देखा जाएगा तो कहां पे होगा, वो जाकर के साउथ अफ्रीका में होगा, ठीक है। इसके अलावा एक गेम आपका न्यूजीलैंड में भी होना है, जिसमें महिलाओं का होना है ICC वर्ल्ड कप, महिलाओं का कहां होना है, न्यूजीलैंड में होना है, तो उसको भी याद रखेगा, जगह नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, चलिए पढ़िएगा आराम से इसको, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में व्हाइट फंगस के कुछ मामले दर्ज किए गए, ठीक है। अभी तक तो तूफान मचा रहा था ब्लैक फंगस, लेकिन अब आ चुका है व्हाइट फंगस, ठीक है। याद रखें दोस्तों, ये व्हाइट फंगस जो आ रहा है, इसके कुछ मामले देखे गए पटना में, और पटना पड़ता है कहां पर, बिहार में, तो बहुत ज्यादा मामला नहीं है, थोड़ा ही मामला है, कुछ ही केस पाए गए, 4-6 केस पाए गए, और वो मिला है आपके पटना में, व्हाइट फंगस का मामला मिला है, ठीक है। जैसा ब्लैक फंगस है वैसा ही व्हाइट फंगस है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों, नाम का पहली बार डिफरेंस है, ठीक है। बाकी याद रखें व्हाइट फंगस में भी वही कंडीशन है कि जिस भी व्यक्ति को एस्टोराइड की मात्रा ज्यादा दी गई थी, ठीक है, उसी को ब्लैक फंगस भी हो रहा था और उसी को व्हाइट फंगस भी हो रहा था, ठीक है। एक तो आप इसको भी याद रखेगा, ठीक है, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस। इसके अलावा ब्लैक फंगस हड्डियों को गलाता था, मस्तिष्क को प्रभावित करता था, इस तरह के कार्य करता था, लेकिन व्हाइट फंगस और ज्यादा खराब है। क्यों खराब है, ये छोटा छोटा आपके नाखून को परेशान करेगा, आपके फेफड़े को परेशान करेगा, मस्तिष्क को परेशान करेगा, तंत्रिका तंत्र को परेशान करेगा, ठीक है, पेट को खराब करेगा, लीवर को डैमेज करेगा, मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हम अवॉइड कर देते हैं, ये उसमें भी ज्यादा परेशानी खड़ा करता है। तो याद रखेगा ये व्हाइट फंगस है, ठीक है, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, दोनों याद रखेगा ना, चलेगा, कोई दिक्कत, ठीक है, याद रखेगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने इस बार देखा कि 2 चक्रवात आए, कौन कौन से चक्रवात आए दोस्तों, तो इस बार हम लोगों ने पढ़ा, इस बार हम लोगों ने पढ़ा 2 चक्रवात आए, 2 चक्रवात आए, कौन कौन से आए, एक चक्रवात का नाम पढ़ा तौकते चक्रवात, कौन सा, तौकते चक्रवात, ठीक है, ये चक्रवात आया था कहां पर, तो याद रखेगा अरब सागर में, ठीक है। और तब तक पता चला दूसरा चक्रवात भी आ गया जिसका नाम है यास चक्रवात, क्या नाम है, यास, यास, यास बड़ा वाला सा है, यास चक्रवात, और ये आया बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में आया यास चक्रवात। उसी तरह से दोस्तों याद रखेगा यहां पर क्या है, व्हाइट फंगस है और ब्लैक फंगस है, दोनों को याद रखेगा, पटने में इसके मामला देखा गया। और कुछ बता रहा है क्या यहां पर, यही चीजें हैं, बस यही चीजें आपके सामने लिख रहा है बिहार के पटना में व्हाइट फंगस देखा गया, और कह रहा है यह संक्रमण व्यक्तियों को रोग प्रतिरोधक क्षमता कम करने के कारण या पानी जैसे द्रव्यों अथवा द्रव्यों में पाए जाने वाला फफूंद होता है, जो किसी भी तरह के क्या होता है, द्रव्य में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इसको याद रखेगा। व्हाइट फंगस के मरीजों को कोविड जैसे लक्षण तो दिखाई नहीं देते, और याद रखिए ये ऐसा होता है कि जब इसका टेस्ट होता है ना, तो टेस्ट
टेस्ट में रिजल्ट भी निगेटिव आता है। फिर कहोगे सर इसका पता कैसे चलता है? इसका पता चलता है या तो सीटी स्कैन से या तो एक्सरे से, इन दो चीजों से इसका पता चल जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। और क्या दोस्तों, कर या त्वचा से लेकर के दिमाग तक को अपने चपेट में ले रहा है। ठीक है, याद रखेगा। फेफड़ों तक पहुंचा तो उसे लंग बॉल कहा जाता है, ये व्हाइट फंगस को लंग बॉल नाम दिया जाता है। मस्तिष्क तक पहुंचा तो सोचने विचारने की क्षमता को क्या कर दे रहा है? समाप्त कर दे रहा है। ये फंगस बहुत ज्यादा खतरनाक है। किससे? ब्लैक फंगस से। क्यों? क्योंकि ब्लैक फंगस थोड़े बहुत शरीर में हिस्से को परेशान कर रहा था, प्रभावित कर रहा था, लेकिन व्हाइट फंगस बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जरा इत्मीनान से देखिएगा और अच्छे से बताइएगा। लिख रहा है, हाल ही में भारत किस देश से सैन्य सहयोग के साथ साथ समुद्री सुरक्षा पर समझौता ज्ञापन किया? ठीक है, देखिए इस तरह के समझौता जब किसी देश से होते हैं ना, उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं? MOU, साइन करना। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है कि हमारे और उस देश के बीच में क्या है? अंडरस्टैंडिंग बनाई जा रही है। तो याद रखेगा, भारत जो है ये ओमान देश के साथ ये समझौता करने जा रहा है। किसके साथ? ओमान देश के साथ ये समझौता करने जा रहा है। कैसा समझौता? जिसके माध्यम से क्या होगा? समुद्री सुरक्षा पर बातचीत होगी। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, एडिशनल चीजें हैं जिनके बारे में शायद अभी आपको नहीं पता होगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये बार बार मैं ऐसी स्लाइड ले रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां पर आपको दो चीजों का नाम रखना है। ठीक है, एक नाम याद रखना है दोस्तों, GCC। GCC क्या होता है? मैं क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे रीजन है। ठीक है, GCC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों गल्फ कंट्री का नाम सुना है ना, गल्फ। और सी माना जाता है गल्फ, सी माना जाता है कोऑपरेशन, गल्फ कोऑपरेशन, शॉर्टकट में लिख दीजिएगा नहीं तो इधर खत्म हो जाएगा। और काउंसिल, ठीक है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। और एक है दोस्तों IORA। क्या है? IORA। आई माने क्या हो जाता है? इंडियन हो जाता है। ओ माने हो जाता है ओशियन, इंडियन ओशियन। ठीक है, और आर माने क्या होता है? रिम। जैसे आपने पैसिफिक रिम का नाम सुना होगा ना, यानी प्रशांत महासागर क्षेत्र, उसी तरह से यहां पर इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा दोस्तों। ये भी बड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों अगर मैं इन दो ग्रुपों की बात करूं, GCC और IORA, तो याद रखेगा दोस्तों भारत जो है, क्योंकि हिंद महासागर के करीब में है, इसलिए भारत इसका हिस्सा तो है। भारत IORA का हिस्सा है लेकिन GCC का हिस्सा नहीं है। और वैसे भी GCC गल्फ कंट्रियों का समूह है, इसलिए उसका हिस्सा भारत नहीं है। लेकिन अगर यहां पर ओमान की बात की जाए, तो ओमान इन दोनों का हिस्सा है। ओमान इन दोनों का हिस्सा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ओमान में आपने अभी बता रहा हूं आपको, आप बहुत सारी चीजों का नाम सुने होंगे। पहले याद रखिए, ये GCC और IORA दोनों का हिस्सा है। देखिए किसी भी डिफिकल्ट प्रश्न अगर आपके सामने आता है तो उसको किस तरीके से तोड़ करके आपके सामने मैं रखूं कि आपको मैक्सिमम चीजें याद हो जाएं, इसके लिए जरूरी है कि आप उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा, वरना कब क्वेश्चन आपको धोखा देके चला जाएगा, आप जो है पता भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखिए यहां पर क्या होता है दोस्तों, अच्छी चीज बता दूं कि आपने ओमान में नाम सुना होगा होर्मुज जल डमरू मध्य का। किसका नाम सुना होगा? परीक्षा में आता है होर्मुज जल डमरू मध्य। दोस्तों ये कहां पर है? ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों, ये होर्मुज जल डमरू मध्य जो है दोस्तों, ये कहां पर है? ये आपके ओमान के पास में पड़ता है। और भारत यहां पर क्या करता है दोस्तों? तो याद रखिए, भारत गल्फ कंट्रियों से जितना भी सामान इंपोर्ट करता है, आयात करता है, वो यहां से होकर गुजरता है। तो कहीं ना कहीं ओमान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए अभी आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले कि ईरान के साथ जो हमारे समझौता चल रहे थे, बहुत सारे समझौते ईरान हमसे कैंसिल कर रहा है, जबकि हमने समय के साथ साथ ईरान का बड़ा सहयोग दिया। लेकिन अब ईरान क्या कर रहा है? चीन के साथ काम कर रहा है। आपने देखा कि किस प्रकार चीन ने ओमान के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, जिसमें ईरान के साथ साइन किया, जिसमें चीन ने ईरान को $400 मिलियन का भुगतान किया। कितना? $400 मिलियन। और यही रीजन है कि ओमान अब उसके पास पैसे आ गए हैं, तो वो मजबूत होने का प्रयास कर रहा है, इसलिए वो भारत का साथ यहां पर छोड़ रहा है। चाहे आप दोस्तों आप गैस परियोजना की बात करें, चाहे चाबहार पोर्ट की बात करें, इन दोनों से भारत को एक जोरदार धक्का लगा है। आप याद रखेगा, कुल $5 अरब का नुकसान भारत को हुआ है ईरान की वजह से। ठीक है, अब भारत जो है
अपने इस स्थिति परिस्थिति को मजबूत करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ के ओमान के साथ एक बेहतर रिश्ता दोस्तों यहां पर कायम करना चाह रहा है, क्योंकि यहां पर ओमान हमारा बहुत बड़ा जो है सहयोगी है और हम भी ओमान का बहुत हेल्प किए। जैसे ओमान को हमारे देश से राइफल वगैरह दिया जाता है, ठीक है। ओमान क्या करता है, भारत से राइफल वगैरह खरीदता है और मतलब हमारे देश और ओमान के बीच में हम लोग सोच रहे हैं, मेरा देश सोच रहा है, मतलब भारत ये सोच रहा है कि क्यों ना वहां पर एक रक्षा उत्पादन की इकाई लगाई जाए। कहां पर, ओमान में क्या लगाई जाए, एक रक्षा उत्पादन की इकाई लगाई जाए, जहां पर इस तरह के चीजों का प्रोडक्शन किया जाएगा, ठीक है। रक्षा उत्पाद को वहां पर बनाया जाएगा और ये कहां बनाया जाए दोस्तों, ओमान में। इसके लिए दोस्तों यहां पर भारत ये सोच रहा है। इसके अलावा दोस्तों ओमान के साथ दोस्तों भारत कई तरह के युद्धाभ्यास भी करता है, चाहे आप सेना की बात कर दें, चाहे आप वायुसेना की बात कर दें, चाहे आप नौसेना की बात कर दें, ये तीनों ही सेनाएं क्या करती हैं, ओमान के साथ यहां पर क्या करती हैं, युद्धाभ्यास करती हैं। अगर मैं जनरल जो हमारी मिलिट्री फोर्स है, ठीक है, अगर हम उसकी बात करें तो आपने सुना होगा अल नागाह। क्या नाम सुना होगा, अल नागाह। ये जो युद्धाभ्यास है ये हमारी सेना करती है। अगर आप नेवी की बात करते हैं, जो हमारी नौसेना है, तो नेवी याद रखेगा नसीम अल बहार। क्या नाम है, नसीम अल बहार, ठीक है, नसीम अल बहार। ये भी ये युद्धाभ्यास है। और अगर वायुसेना की बात करें दोस्तों, जो हमारी एयरफोर्स है, तो याद रखेगा ईस्टर्न ब्रिज नाम है। क्या नाम है, ईस्टर्न ब्रिज, ठीक है, ईस्टर्न ब्रिज नाम का युद्धाभ्यास यहां पर किया जाता है। तो अल नागा, ईस्टर्न ब्रिज और क्या, नसीम अल बहार, ये तीनों याद रखेगा। ये हर साल इसी नाम से क्या होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज किया जाता है भारत और ओमान देश के बीच में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ओमान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम ओमान के साथ इस तरह के समझौते करके बहुत सारी चीजों को चुस्त दुरुस्त करना चाहते हैं। जैसे जो अभी हमारे उनसे जो डिफेंस के रिलेशन है उसको मजबूत हो जाएगा, वो हमारा अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कृषि की बात हो जाए, नागरिक उड्डयन की बात हो जाए, या फिर डबल टैक्सेशन का नाम सुना होगा, डबल टैक्सेशन की बात हो जाए। देखिए जब कोई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन होता है तो बहुत कुछ उसमें देखा जाता है, बाह्य शांति, आंतरिक शांति, या कोई स्पेस से रिलेटेड काम हो जाए। जैसे होता है ना, कोई आदमी जब कंपनी खोलता है तो उसमें ढेर सारे टास्क बताता है, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा। उसी तरह से जब कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है तो वहां एक साथ बहुत सारी चीजों पर बातचीत की जाती है, क्योंकि एक देश दूसरे देश के साथ अब एक नए रिलेशन में जुड़ना चाहता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और वो मदद भी करेगा। एक अच्छी बात दोस्तों मैं और यहां पे बताना चाहूंगा, अलग से बताना चाहूंगा, बड़ी जोरदार बात है, ठीक है, तो उसको जरा आप अच्छे से याद रखेगा। दोस्तों आपने कभी नाम सुना है अदन की खाड़ी का? अदन की खाड़ी का नाम सुना है? कभी आप एक बार मैप उठा के देखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया है, मैपिंग में पूरा डिटेल से आप सभी को बताया हूं, अगर आप जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी की क्या प्रॉब्लम है दोस्तों? अदन की खाड़ी में बहुत सारे लुटेरे रहते हैं, डकैत रहते हैं। दोस्तों आपने पैरेट्स ऑफ कैरिबियन देखा है क्या? कुछ ऐसे ही चलती हुई जहाजों को लूट लेना, घेर करके उनके जो सामान लदा उनको लूट लेना, सब कुछ ऐसा, ठीक है। ये होता है अदन की खाड़ी के पास, ठीक है। अब अदन की खाड़ी दोस्तों ये ओमान के करीब में पड़ती है और क्योंकि भारत बहुत सारे चीजों को इंपोर्ट करता है, कहां से? गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करता है, उसमें ओमान भी है, उसमें सऊदी अरबिया भी है, उसमें बहुत सारे देश हैं गल्फ कंट्री से, ठीक है। इसके अलावा जो यूरोप साइड से भी आता है वो भी कहीं ना कहीं इसी रास्ते से होकर आता है। तो दोस्तों भारत के लिए एक बड़ी समस्या होती है कि कैसे उन लुटेरों से क्या करे, अपने सामानों की रक्षा करे और सावधानी पूर्वक यहां पर लेके आ जाए, ठीक है। तो ओमान दोस्तों इसके लिए यहां पर बर्थ राइट जारी करता है। क्या करता है? बर्थ राइट जारी करता है और इस बर्थ राइट की वजह से भारत सेफ्टी के साथ बहुत सारे सामानों को लेके आ पाता है, या कभी इस तरह की कोई दिक्कत होती है तो भारत उन लुटेरों या फिर उन चोरों के खिलाफ क्या करता है? एक्शन भी लेता है और उसमें ओमान का सहयोग भी मिलता है, ठीक है। तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट और याद रखिए, ओमान में एक और बंदरगाह है, ठीक है। जिस तरह से हमने चाबहार पोर्ट पर काम किया उसी तरह से ओमान में दोस्तों एक पोर्ट है जिसका नाम है दुकम बंदरगाह। कौन सा नाम है? दुकम, एक कम, दो कम, तीन कम, ठीक है। तो याद रखेगा दुकम बंदरगाह है। भारत इस दुकम बंदरगाह को विकसित करने के लिए 2018 से इस पे वर्क कर रहा है। 2018 से भारत क्या कर रहा है? इस पर वर्क कर रहा है। आप सोचेंगे यार भारत को इतना ज्यादा काम करने की क्या जरूरत है?
है, तो काम करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर आप भारत का नक्शा उठा के देख लो तो आपको पता चलेगा कि भारत चारों तरफ से चीन के द्वारा घेरा जा रहा है। आपने देखा कि कैसे ईरान हमारे हाथ से निकल गया, आप कुछ समय पहले सुने होंगे कि कैसे जो है पाकिस्तान हमारे हाथ से निकल गया। आपने सुना होगा नीचे श्रीलंका में जो है 100 सालों के लिए क्या किया, लीज पर ले लिया है चीन ने वहां पर कुछ पोर्ट को। अभी आपने हाल ही में कोलंबो पोर्ट के बारे में सुना होगा कि उसको एक अलग तरीके से जो है डेवलप किया जा रहा है, जैसे हांगकांग और मोकाऊ के जो है बंदरगाह हैं, उसको दोस्तों कोलंबो को उस तरीके से डेवलप किया जा रहा है। आपने सुना होगा कि बांग्लादेश के पास में कई ऐसे द्वीप हैं जिसको चाइना ने खरीद लिया है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारत को घेरने की नीति जो चाइना की रही है, वो चारों तरफ से चाइना क्या कर रहा है, भारत को घेर रहा है। ऐसे में भारत को अपना बचाव भी करना है। हो सकता है करंट अफेयर पढ़ने के दौरान आपको ये सारी बातें मजाक लगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सिंसियर लोग होते हैं जो इतने गंभीर मुद्दे को समझते हैं। अगर कोई बच्चा करंट अफेयर इसलिए पढ़ता है कि परीक्षा में नंबर आ जाए या क्या है, तो भैया मेरे आप करंट अफेयर न पढ़ें। आपने करंट अफेयर की परिभाषा ही बदल के रख दी। करंट अफेयर इसलिए नहीं पढ़ा जाता है, करंट अफेयर इसलिए पढ़ा जाता है कि हमारे देश में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, हमें ध्यान देना चाहिए, कितना ध्यान देना चाहिए, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हम सभी के लिए जरूरी हैं। अगर चीन हमारे देश को घेर रहा है तो क्या भारत के नागरिक को जानने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल जानने का अधिकार है, जानना भी चाहिए उनको। तो थोड़ा समय दीजिए और आप अच्छे से पढ़िए। आप दिन भर बहुत सारे विषय पढ़ते हैं, वो विषय शायद आपके काम आए ना काम आए, लेकिन करंट अफेयर्स आपको बहुत काम आएगा। क्यों? क्योंकि देश दुनिया के बारे में जो व्यक्ति जानता है वही व्यक्ति 10 लोगों के बीच में बोल सकता है, कोई बात रख सकता है, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो मेरी बात सुनिएगा, जिस तरह से चीन क्या कर रहा है, भारत को घेर रहा है, भारत को अपनी सुरक्षा भी करनी है। भारत क्या कर रहा है, इस चीन के इस पॉलिसी को तोड़ने के लिए भारत बांग्लादेश के साथ समय समय पर क्या करता रहता है, संबंध बनाता रहता है। श्रीलंका के साथ अच्छे संबंध कायम करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक के साथ संबंध बनाता है। ओमान के साथ संबंध बनाता है। अभी ओमान के पास में एक जगह जिबूती, याद रखिए, इसी के पास में एक जगह जिबूती देश है, ठीक है। वहां पर दोस्तों वो पूरी तरह से यहां पर चाइना जो है हावी है, ठीक है, यहां पर चाइना हावी है। तो कहीं ना कहीं भारत को भी बचाव करना है। अच्छा, भारत अपना बचाव करने के साथ साथ ये चाइना को घेरने की नीति भी बना लिया है, ठीक है। आप देखेंगे ध्यान से तो चीन का जो दक्षिणी चीन सागर और जापान तक का हिस्सा है वो भी भारत ने अपने तरीके से घेर कर रखा है, कूटनीतिक तरीके से। तो उसको याद रखिए, क्योंकि अगल बगल के जो देश हैं उनके साथ एक मजबूत रिलेशन बना करके भारत काम कर रहा है, ठीक है। और वो सभी देश वो चीन के विरोध में है, इसलिए वो भारत के साथ खड़े हैं। तो ये सारी बातें हैं, इसको आप याद रखिए। बाकी जो चीजें हैं आप इसको डाउनलोड करिए आराम से पीडीएफ को और आराम से इसको पढ़ते जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में अति दुर्लभ फूल जो 7 से 10 वर्षों में एक बार खिलता है, यह कहां का स्थानीय फूल है जहां पर पाया जाता है? पहली बात, इस फूल का नाम क्या है? तो याद रखें दोस्तों, इस फूल का नाम है क्रॉप्स फ्लावर, ठीक है। दोस्तों ये जो फूल है, ये पहली बात तो एक सड़े हुए अंडे की तरफ बदबू देता है। कैसा बदबू देता है दोस्तों? याद रखेगा, सड़े हुए अंडे। दोस्तों सड़े हुए अंडे जो मैंने शब्द बोला है, क्या आपने ये शब्द कभी और भी सुना है? हाँ सर, कहीं ना कहीं तो सुना, मुझे याद नहीं आ रहा है। चलो, तो मैं तो गुरु, मेरा काम ही याद दिलाना है। दोस्तों आपने ये सुना है ओजोन गैस के बारे में कि ओजोन गैस दोस्तों ये कैसी बदबू देती है? तो याद रखेगा, ओजोन गैस भाई O3 जिसको बोलते हो, ठीक है, ये भी जो है सड़े हुए अंडे की तरफ बदबू देती है, ठीक है। तो याद रखिए फूल ऐसा है, और ये फूल जो स्थानीय रूप से खिलता है, ये खिलता है इंडोनेशिया में। कहां पर खिलता है? इंडोनेशिया में खिलता है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये फूल है, ये 7 से 10 साल में एक बार खिलता है। इसको आप लोग याद रखेगा। और इतना जो है एक चीज और याद रखेगा कि इसको आईयूसीएन ने क्या किया है, अपनी रेड लिस्ट में डाल के रखा है। और रेड लिस्ट में डालने का मतलब ये होता है कि वो जीव जंतु या वो पौधे क्या हैं, याद रखेगा, वो पौधे विलुप्त होने की कगार पे हैं, इसीलिए उनको बचाने का भरपूर प्रयास चल रहा है, ठीक है। तो इंडोनेशिया से संबंधित है, सिंपल सा प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, करा निम्नलिखित में से जो असत्य कथन है दोस्तों उसके बारे में पता करिए, असत्य कथन कौन सा है, ठीक है। चीन की बात हो ही रही थी कि चीन हमारे सामने आके खड़ा हो गया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा बेहतरीन मुद्दा है यहां पर। करा असत्य कथन, गलत कथन बताना है। पहला कथन लिख रहा है कि चीन द्वारा तिब्बत में यारलंग झांगबो नदी पर क्या बनाया जा रहा है, एक राजमार्ग बनाया जा रहा है, और इस राजमार्ग को बनाए जाने की शुरुआत 2014 में हुई। यह आपका पहला कथन है। अपना दिमाग लगाइए, सोच समझकर बताइए कि क्या यह कथन सत्य है या असत्य है, ठीक है। दूसरा कथन लिख रहा है, यह राजमार्ग
पैट टाउन एक जगह है, वहां से याद रखेगा नाइचेंग और किसको, मेडोंग काउंटी, ये दो जगह अलग अलग है, इनको जोड़ने वाला है। क्या यह सत्य है? तीसरा पॉइंट लिख रहा है कि जो मेडोंग है यह तिब्बत का अंतिम प्रांत है जो भारत में सिक्किम से लगा हुआ है या सिक्किम के करीब में है। ये तीसरा पॉइंट है। तो आपको बताना दोस्तों इस पॉइंट में से कौन कौन से पॉइंट क्या है, गलत हैं। ठीक है, आपके सामने कथन 1 गलत है, कथन 2 गलत है, या फिर कथन 3 गलत है, या फिर कथन 1 और 3 दोनों गलत है। जरा सोच समझ के इत्मीनान से बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब आपके पास समय है नहीं है, मैं बता देता हूं दोस्तों। पहली बात तो आप याद रखिए, अगर मैं यहां पर तिब्बत की बात करूं तो तिब्बत कोई स्वतंत्र देश नहीं रहा। ठीक है, हालांकि तिब्बत ने अभी हाल ही में क्या किया है, अपने यहां जो है प्रधानमंत्री का चुनाव किया है, लेकिन वो अलग चीजें हैं। वहां पर वो स्वायत्त देश के रूप में वहां पर मौजूद नहीं है। ठीक है, वो स्वायत्त देश के रूप में वहां पर मौजूद नहीं है, वो चाइना के कंट्रोल में चल रहा है। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखिए, ये जो यारलंग झांगबो नदी है, ये कौन सी नदी दोस्तों, तो ये कोई और नदी नहीं दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, याद रखेगा ये कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, यारलंग झांगबो के नाम से जाना जाता है। और इसी नदी पर एक राजमार्ग बनाया है चीन ने, और उस राजमार्ग बनाए जाने की शुरुआत कब हुआ था, तो याद रखे पहले पुल बना, फिर रोड बना, और ये स्टार्ट हुआ था 2014 में। ये तो सत्य कथन है, आपसे असत्य पूछा है। दूसरा पॉइंट लिख रहा है कि यह राजमार्ग याद रखेगा पैन टाउनशिप को 2 अलग अलग जगह से जोड़ने वाला है। बिल्कुल सही है, यह भी सत्य है। तीसरा पॉइंट लिख रहा है कि मेडोगा जो है, मेडोग यह तिब्बत का अंतिम प्रांत है और यह सिक्किम की सीमा को स्पर्श करता है। तो यह पॉइंट गलत है दोस्तों, यह सिक्किम की नहीं, यह अरुणाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। किसको करता है? यह अरुणाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है, तो यह भी आपके लिए जरूरी चीजें, आप इसको भी याद रखेगा। तो इस तरह से देखेंगे तो यहां पर आपका कथन 3 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिए। अब देखिए मैं यहां पर कुछ एडिशनल बातें बताता हूं और ऐसी ऐसी बातें बताता हूं जिसके बारे में शायद आपने अभी कल्पना ही नहीं किया होगा। ठीक है, तो इसको पहले आप ध्यान से सुनिएगा और मेरी एक एक बात आप याद रखिएगा। ठीक है, जो बातें वहां क्वेश्चन में दिया गया था वो एक अलग चीज है, और यहां पर जो बातें बताने वाला हूं एक अलग चीज है। ठीक है, एक तरफ है भारत और एक तरफ है चीन। ठीक है, चीन और भारत। ठीक है, ये 2 देश हैं दोस्तों, और चीन और भारत क्या कर रहे हैं, क्या क्या किए हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि चीन और भारत के बीच में जो ऑफिशियल लाइन है दोस्तों, उस ऑफिशियल लाइन का नाम क्या है, तो याद रखेगा इसका नाम है मैकमोहन रेखा। क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा। ठीक है, कभी कभी क्या करता है चीन इस मैकमोहन रेखा को डाक करके भारत के अंदर आ जाता है और बताता है कि नहीं, ये मैकमोहन रेखा नहीं है, चीन की सीमा कुछ यहां तक फैली हुई है, चीन की सीमा कुछ यहां तक फैली हुई है। ऐसा कभी कभी चीन की तरफ से ऐसा कहा जाता है। ठीक है, यह कहा जाता है। ठीक है, लेकिन भारत इस वाली लाइन को नहीं माना जाता। ठीक है, इस वाले लाइन को यहां पर नेफ्रा के नाम से जानते हैं दोस्तों, नेफ्रा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर करके है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा यहां पर। ठीक है, खैर यह अलग चीज है, भारत इसको मान्यता नहीं देता, भारत इस मैकमोहन लाइन को ही मान्यता देता है। ठीक है, एक तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या दोस्तों, कि चीन भारत पर अटैक करने के लिए, अच्छा यहां पर ये जो लाइन है दोस्तों, यहां पर कुछ स्पेशल लाइन है जिसको नाम दिया गया LAC का। कई बार दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाते हैं LOC और LAC में। LOC को बोला जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। LAC का मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या बोलते हैं? LAC मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इस रेखा पर ही दोस्तों एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल खींचा गया है, वो ये बताने के लिए कि देखिए ये जो है भारतीय क्षेत्र है, यहां पर चीनी क्षेत्र बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे चीन करता क्या है, तो समय समय पे दोस्तों चीन ने क्या किया, यहां पर रेलवे लाइन बिछाया। क्या बिछाया? सबसे पहले रेलवे लाइन का निर्माण किया। ठीक है, किस क्षेत्र में? एकदम भारत से सटे हुए क्षेत्र में। अरे जरूरत क्या थी इस तरह की रेलवे लाइन बनाने की, लेकिन उसने बनाया। ठीक है, और बनाया कहां से, तो चीन में एक प्रांत है दोस्तों सिचुआन। कौन सा प्रांत है? सिचुआन प्रांत है, और इस सिचुआन प्रांत को लाके जोड़ेगा। अभी आप देखिए यहां पर पीछे एक नाम पढ़े दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम पढ़े हैं यहां पर देखिए लिखा है, ठीक है, इंगची। इंगची लिखा है ना, इंगची। तो याद रखेगा ये रेलवे लाइन सिचुआन को इंगची से जोड़ने वाला है। ठीक है, जोड़ता है। ये एक रेलवे लाइन यहां पर चीन ने बिछाया, जो चीन के मेन प्रांत को इस तिब्बत वाले क्षेत्र से लाकर क्या कर देता है, अटैच कर देता है। इस मेन प्रांत को इस तिब्बत वाले क्षेत्र से लाकर क्या करता है, अटैच कर देता है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पर और भी तिब्बत में चिंगहाई एक जगह दोस्तों, चिंगहाई एक जगह है। ठीक है,
चिंगहाई एक जगह है, यहां पर भी चीन ने क्या किया है, इस तरह की रेलवे लाइन बिछा रखी है। मतलब ये जो स्वायत्त क्षेत्र है तिब्बत का ना, यहां पे चीन क्या करता है, बार बार क्या करता है, कुछ ना कुछ यहां पर बनाता रहता है। ठीक है, यही चीन में इसी तिब्बत वाले के पास में एक दर्रा है, बुमला दर्रा। कौन सा है, बुमला दर्रा। ठीक है, बुमला दर्रा। इस बुमले दर्रे के पास दोस्तों अभी हाल फिलहाल में पता चला कि चीन ने यहां पर 3 नया गांव बसाया। क्या बात कर रहे हैं सर, मतलब कब्जा करने की पूरी रणनीति बना के चल रहा है दोस्तों यहां पर चीन। ठीक है, भारत ने एक सैटेलाइट से देखा, पता चला एक नया गांव बना था, बहुत ज्यादा चर्चा में आया था, उसका नाम था पंगड़ा। कौन सा, पंगड़ा। तो इस तरह की दोस्तों एक्टिविटी यहां पर चीन करता रहता है। अभी आपने देख लिया कि एक रोड बनाया, रोड भी बना दिया ना, तो इस तरह का काम दोस्तों चीन यहां पर करता रहता है हमेशा। ठीक है, और आप इसके बारे में जानते हो। ठीक है, तो ये जो दोस्तों चीन की एक्टिविटीज मैंने बताया कि आप देखिए। ठीक है, थोड़े बहुत नहीं दोस्तों, यहां पर तिब्बत के स्वायत्त प्रांत वाले क्षेत्र में चीन ने 500 से अधिक गांव बसाए। एक दो गांव का नाम क्या लूं, ये तो चर्चा में आते रहते हैं तो मिल जाता है, वरना आप आसपास के क्षेत्र में देखेंगे तो यहां पर 500 से अधिक गांव चीन वालों ने बसाए हैं। और वो क्या करते हैं, वो देखिए पहाड़ी लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, चराते चराते भारत की सीमा में आ जाते हैं और कल एक नई रेखा खींच देंगे और बता देंगे कि चीन यहां तक है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है रहती हैं। अब आप कहेंगे क्या भारत यहां पर झक मार रहा है, भारत यहां पर कोई काम नहीं उठता है, करता है क्या, नहीं, भारत भी करता है दोस्तों। भारत, याद रखिए, भारत सीमा क्षेत्र विकास करके एक फंड बना हुआ हमारा, भारतीय सेना क्षेत्र विकास। ठीक है, भारतीय सेना नहीं, सीमा होता है, भारतीय सीमा क्षेत्र विकास का नाम से एक फंड बना हुआ है। और इस फंड का 10% हमेशा क्या करता है, भारत क्या करता है, डेवलपमेंट पे खर्चा करता है। कैसे, जैसे इन्होंने गांव बसाया वैसे भारत भी छोटे छोटे गांव बसाता है, यहां के स्थानीय लोगों की मदद करता है, यह सारा काम करता है। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि भारत ने सुबनसिरी नदी पर, किस पर, वहां पर सुबनसिरी नदी है, सुबनसिरी नदी पर दोस्तों एक पुल बनाया है। ठीक है, इस तरह के पुल क्या करते हैं, तो सेना के आवागमन के लिए पुल बड़ा आवश्यक होता है, तो ये पुल यहां पर इस तरह का पुल जो है भारत के द्वारा बनाया गया। ठीक है, और ये पुल दोस्तों कहां तक जाती है, इस एलएसी को ले जाकर के कनेक्ट करती है। इसके अलावा दोस्तों भारत ने कई जगह पर सुरंग भी बनाया। क्या बनाया, सुरंग बनाया। क्यों, क्योंकि जब कभी इस तरह की लड़ाई होगी, एलएसी के पार जब लड़ाई होगी तो वहां पर बंकर की जरूरत पड़ेगी, सुरंग की जरूरत पड़ेगी, जहां पर खाद्य, रसद और जो है लड़ाइयों के जो सामान होंगे वो रखे जाएंगे। ठीक है, यहीं पर दोस्तों एक सेला दर्रा स्थित है, उस सेला दर्रा के पास में भी दोस्तों सुरंग कई जगह खोद के रखा है, सेला दर्रा वगैरह के पास में भी सुरंग है। इसके अलावा दोस्तों आपने कुछ समय पहले सुना होगा बोगी बुल पुल। ठीक है, बोगी बुल पुल। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, इस तरह के काम जैसे चीन कर रहा है वैसे भारत भी करके रखा हुआ है, क्योंकि भारत को भाई अपनी सुरक्षा प्यारी है। आपने एक रनवे का नाम भी सुना होगा, रनवे का, वो यहां ये ट्रेन लेके आ रहे हैं, भारत वहां फ्लाइट उतार रहा है। ठीक है, तो इस तरह के काम भारत के द्वारा भी किए जा रहे हैं। तो कुल मिला जुला के दोस्तों याद रखेगा, अभी एक जो है रोड बनाया, इसके लिए चर्चा में आ गया, तो मैं सारी बातें आपको यहां पर बता दिया। ठीक है, बाकी आप पीडीएफ डाउनलोड करो, इत्मीनान से खूब पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो। नहीं डाउनलोड करने की इच्छा है तो ब्लॉग जाके पढ़ लीजिए। करंट अफेयर तो भाई ऐसे ही पढ़ने पढ़ाने में मजा आता है। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला का आयोजन कहां पे किया गया। बड़ा अच्छा सा प्रश्न है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न भी आपसे परीक्षा में खूब पूछे जाते हो, तो जरा देख ताक के और अच्छे से बताइए इसका आयोजन कहां पे हुआ। देखिए कई सारे प्रश्न यहां से बनते हैं। पहली बात तो इसका आयोजन कहां पे हुआ, तो बताइएगा इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि यह किस नंबर का था। ठीक है, भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला, तो याद रखेगा दोस्तों ये 51वां क्या था, भारतीय शिल्प और हस्तशिल्प और उपहार मेला था। अब अगला प्रश्न आता है सर यहां पे होगा क्या, तो याद रखें दोस्तों जो जो चीजों को एक्सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है, या जो चीजें हस्तशिल्प वाली हैं उनको यहां पर प्रस्तुत किया जाएगा, चाहे फैशन से संबंधित हो, चाहे टेक्सटाइल से रिलेटेड हो, ऐसे बहुत सारी चीजों को यहां पर क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है क्या है, नई दिल्ली क्या है आपका राइट आंसर है। चलो कुछ सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बेहतरीन। ठीक है, अभी हाल ही में दोस्तों वार्षिक आदिवासी मेला हुआ। क्या हुआ है, वार्षिक आदिवासी मेला हुआ। ठीक है, तो जरा मुझे ये बताइए कि वार्षिक आदिवासी मेला का आयोजन दोस्तों ये कहां पर किया गया था, जल्दी से बताइए। वार्षिक आदिवासी मेला, अच्छा ये सारा 2021 का जितना मेला है इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना चाहिए, या ऐसे मेला जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं वो सब मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसको याद रखिए। चलिए बताइए वार्षिक आदिवासी मेला ये कहां पर हुआ। अच्छा आदिवासी पाए कहां जाते हैं, कहोगे वही झारखंड, छत्तीसगढ़, उसी वाले बेल्ट में आदिवासी वाले बेल्ट हैं। ठीक है, तो याद रखिए मुंडा जनजाति वहीं पे है ना, तो याद रखिए ये है दोस्तों भुवनेश्वर में। कहां पर है, भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर। थोड़ा सा हट जाइए वहां से, आप उड़ीसा साइड चले जाइए, भुवनेश्वर वहां पड़ेगा। ठीक है, वहां पर दोस्तों ये जो है
मनाया गया क्या, वार्षिक आदिवासी मेला। क्या मनाया गया, वार्षिक आदिवासी मेला। इसी तरह से एक बागवानी मेला मनाया गया। क्या मनाया गया, राष्ट्रीय बागवानी मेला। ठीक है, देखिए मैं आज पढ़ा दे रहा हूं, बाद में आप ही लोग नहीं पढ़ेंगे तो परेशान रहेंगे। ठीक है, ये मेला है। ठीक है, मेला मुझे नहीं पता, थोड़ा ज्यादा जब हो जाता है ना तो ये काम नहीं करता मार्कर। ठीक है, लगता है भी मना कर रहा है, इससे ज्यादा मत पढ़ाओ। हाँ, मेला ये कहां पर हुआ दोस्तों, तो बड़ा अच्छा जगह हुआ है, बंगलुरु में। कहां पर हुआ है, बंगलुरु में हुआ है। ब से बागवानी और ब से बंगलुरु, याद रखेगा। चलिए और आगे आइए, अभी हाल ही में हुआ दोस्तों विश्व पुस्तक मेला। बताइए जल्दी से, कहां पर हुआ है, विश्व पुस्तक मेला। पुस्तक मेला ये कहां पर हुआ है, तो याद रखेगा दोस्तों ये हुआ है नई दिल्ली में। कहां पर हुआ है, नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, और नई दिल्ली की बात आई गई है तो अभी आप उसको भी याद रख लीजिए, किसको, जो आप पढ़े हो, हस्तशिल्प। ठीक है, हस्तशिल्प, इसको भी याद रखेगा, हस्तशिल्प। ठीक है, बार बार मिट रहा है। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। यह भी कहां हुआ है, यह भी नई दिल्ली में हुआ। और कुछ बचा है क्या, आदिवासी हो गया, बागवानी हो गया, पुस्तक हो गया, हस्तशिल्प हो गया, और एक और याद रखिए, सरस आजीविका मेला। कौन सा, सरस आजीविका मेला, आजीविका। ठीक है, आजीविका मेला। जल्दी से बताइए, सरस आजीविका मेला कहां पर हुआ है, याद रखें दोस्तों ये नोएडा में हुआ है। कहां पर हुआ है, नोएडा में। और कुछ बचा क्या, और लिख लो कुंभ मेला। कौन सा, कुंभ मेला। ये कुंभ मेला दोस्तों कहां पर हुआ, जल्दी से बताओ, कुंभ मेला का आयोजन कहां हुआ, तो इस बार कुंभ मेला मनाया गया था हरिद्वार में। कहां पर, दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है ना हरिद्वार में। तो ये सारी तथ्य आप याद रखेगा। याद रखते हैं कि नहीं याद रखेंगे तो जिस दिन मंथली टेस्ट में लूंगा ना भाई, उस दिन आपकी हालत खराब करके रखूंगा। ठीक है, मेहनत से पढ़ाई करो, ज्यादा परेशान मत हो। आगे देखिए, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कौन सा मंत्रालय ट्रांसजेंडर, ध्यान सुनिएगा, कौन सा मंत्रालय ट्रांसजेंडर व्यक्ति को 1500 रुपए की एक मुश्त किस्त यहां पर जारी करेगा। ठीक है, यह किस मंत्रालय की तरफ से जारी किया जाएगा, आपको खाली मंत्रालय बताना है। ठीक है, क्योंकि आप जान रहे हैं कोविड-19 की वजह से सभी लोगों का रोजगार वगैरह बंद है। ठीक है, इसलिए यहां पर जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके लिए यह नियम आया। ठीक है, तो याद रखें 1500 रुपए उन्हें मिलने वाला है। और कौन सा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या मानव संसाधन विकास मंत्रालय। सोच समझकर जल्दी से उत्तर दीजिए, समय आपके पास नहीं। देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, इसके तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा दोस्तों, तो जिस तरह से आप जानते हो दोस्तों कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, यानी ये जो डीबीटी योजना है दोस्तों, प्रत्यक्ष यहां पर हस्तांतरण किया जाएगा, सीधे खाते में भुगतान किया जाएगा, ताकि जो बिचौलिए होते हैं वो किसी प्रकार पैसा न खा पाए। तो 1500 रुपए हर ट्रांसजेंडर को डायरेक्ट उनके खाते में दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा आप कहोगे सर ये प्राप्त कैसे होगा। ठीक है, तो एक राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान है, याद रखेगा क्या है, राष्ट्रीय, नए पेज पे लिख देता हूं, एक राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान है, राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान। ठीक है, रक्षा संस्थान है। याद रखिए, सबसे पहले ट्रांसजेंडर को यहां क्या कराना होगा, यहां जाकर के अपना क्या करना होगा, लिस्टिंग कराना पड़ेगा। यहां पर जाकर के सबसे पहले उनको क्या करना होगा, पंजीकरण, जिसको रजिस्ट्रेशन आप बोल सकते हो। तो यहां पर जाकर के पहले वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। जब उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब वो डीबीटी योजना का लाभ ले पाएंगे और उनके खाते में 1500 रुपए एक मुश्त, छोटी छोटी किस्तों में नहीं दिया जाएगा, एक मुश्त उनको 1500 रुपए दिए जाएंगे, ऐसा यहां पर दोस्तों कहा गया। ठीक है, इसके अलावा जो यहां पर याद रखने वाली बात है, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था 2014 में, और तब ट्रांसजेंडर को क्या कहा गया था दोस्तों, याद रखिए, यहां पर जल्दी से बताइए, यहां पर ट्रांसजेंडर को क्या कहा गया था। ट्रांसजेंडर के ऊपर एक विशेष क्लास लिया है योगेश सर ने। ठीक है, हमारे यहां पढ़ाते थे, अभी भी हमसे जुड़े हुए हैं, बट वो कहीं बाहर गए हुए हैं। ठीक है, तो उनकी क्लास थी दोस्तों, ट्रांसजेंडर की बड़ी विशेष क्लास थी। सोचो, ट्रांसजेंडर जैसे टॉपिक पर उन्होंने 3 या 4 क्लास लिया, बहुत बड़ी बात और बहुत बेहतरीन बात। एक बार आप वीडियो देखेंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। तो यहां देखिएगा दोस्तों, अभी मैं या तो आप लिंक पे क्लिक करिएगा, देखिए यहां पर आपको आई बटन दिख जाएगी, वहां पर आप आएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ट्रांसजेंडर को दोस्तों यहां पर थर्ड जेंडर का नाम दिया गया। क्या दिया गया, इनको थर्ड जेंडर कहा गया। ट्रांसजेंडर को दुनिया का थर्ड जो है जेंडर माना गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपने पढ़ा होगा आईपीसी। आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड। तो इंडियन पेनल कोड यह आया था 1860 में। ठीक है, और इसकी एक धारा दोस्तों 377। ठीक है, 377 में पहले समलैंगिकता को क्या बताया गया था, अपराध बताया गया था कि समलैंगिकता क्या है, अपराध
माना जाएगा, लेकिन बाद में कहा गया कि समलैंगिकता ये अपराध नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। समलैंगिकता तो समझ रहे होंगे ना, इसके ऊपर भी आपको क्लास मिलेगी, ये ट्रांसजेंडर में पढ़ाया गया, आप जाकर के इसको देख सकते हैं। एक चीज और याद रखिए, अगर ट्रांसजेंडर के ऊपर कोई अपराध होता है तो व्यक्ति को तुरंत जो है 6 माह की कारावास की सजा भोगनी पड़ेगी। तो आप हल्के मत लीजिए, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, इसको भी आप याद रखिएगा। खैर, आप इतना ही बात याद रखें, जरूरी आपके लिए। आगे देखिए, मुक्केबाजी में भारत के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता निधन हो गया। ये कोच थे, ठीक है, और इनका निधन हो गया है। आपको बताना है कि ये कौन थे। मोहम्मद अली, ओपी भारद्वाज, शिव थापा या फिर विकास कृष्ण यादव। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, इनका नाम है ओपी भारद्वाज। ठीक है, ओपी भारद्वाज का यहां पर निधन हो गया। ये भारत में पहले नंबर पे प्राप्त किए थे द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? जैसे जो खिलाड़ी होते हैं उनको मिलता है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, और अर्जुन के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। तो जो खिलाड़ियों के गुरु होते हैं, मतलब जो कोच होते हैं, उनको मिलता है कौन सा पुरस्कार? याद रखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार। और कोविड-19 की वजह से दोस्तों अभी हाल ही में इनकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। ठीक है, और आज ही दोस्तों एक लोगों की मृत्यु और हुई है, याद रखेगा। एक तो याद रखेगा, ये द्रोणाचार्य लिखा ना ऊपर, ठीक है। एक तो याद रखेगा दोस्तों, एक तो ओपी भारद्वाज जी की मृत्यु हुई है। किसकी? ओपी भारद्वाज जी की मृत्यु हुई है। ये क्या थे? ये द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता थे। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता थे। एक तो इनकी मृत्यु हुई है, एक मृत्यु हुई है बाबा गौड़ा पाटिल। आप नाम सुना होगा ना? नाम सुना है कि नहीं? बाबा गौड़ा पाटिल। नहीं सुना तो सुन लीजिए, आज ही डेथ हुई है। ठीक है, बाबा, आज मतलब 22 को। ठीक है, बाबा गौड़ा पाटिल। पाटिल नाम से क्या होता है दोस्तों? ये पता चल गया कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और ये किसान नेता थे। क्या थे यह एक किसान नेता थे। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट हो देखिए। कल हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में पढ़ा था। तो याद रखेगा, ये कौन थे? ये चिपको आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। चिपको आंदोलन, जिसके लिए इन्हें जाना जाता है, चिपको आंदोलन के लिए। ठीक है, इसके अलावा टिहरी जो है बांध परियोजना के लिए दोस्तों इन्होंने विरोध भी किया था, उसको भी याद रखेगा। कुछ दिन पहले दोस्तों आपने पढ़ा था, परसों वाली क्लास में शायद, ठीक है, जेके दत्त जी का निधन हो गया है। किसका नाम पढ़ा था? जेके दत्त जी का निधन हो गया। और ये क्या थे दोस्तों? ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के क्या थे दोस्तों? ये चीफ थे, एनएसजी के चीफ थे। ठीक है, तो याद रखेगा, एनएसजी क्या होती है दोस्तों? ये जब भारत में आतंकवादी हमला हुआ था उस समय एनएसजी काम कर रही थी, तब इसके महानिदेशक रह चुके हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। आपने एक और पढ़ा होगा, सीएम की डेथ हो गई थी। ठीक है, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया। क्या नाम था? जगन्नाथ पहाड़िया। देखिए, डेथ बहुत लोगों का हुआ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं मैं केवल उनका नाम लिखूंगा। ये पूर्व सीएम थे। कहां से थे? तो राजस्थान से। इतना आप इसको याद रखेगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और भी मरे थे, जैसे चमनलाल गुप्ता जी का निधन हुआ था, भाजपा के थे। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न एक लड़का बच्चा कमेंट किया था, अभी याद आ गया, राजेंद्र। ठीक है, अच्छा, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था। मैंने कहा था रविंद्र जडेजा और राजेंद्र जडेजा। ठीक है, तो रविंद्र शायद मेरे मुंह से निकल गया था, तो वो दोस्तों गलत निकल गया था। राजेंद्र जडेजा था दोस्तों, याद रखेगा, राजेंद्र जडेजा। और ये थे बीसीसीआई के मतलब पूर्व कोच थे, उसमें जो है रेफरी थे, आप कह सकते हो रेफरी। वहां कोच क्या रहेंगे? रेफरी थे बीसीसीआई में। ठीक है, इनका भी निधन हो गया। ठीक है, एक और थे दोस्तों, राघो थमन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? राघो थमन। ठीक है, राघो थमन कौन थे दोस्तों? तो ये सीबीआई के चीफ रह चुके हैं, सीबीआई के ये महानिदेशक रह चुके हैं, इनका भी निधन हो गया। तो ऐसे कई लोगों की मृत्यु हुई दोस्तों। उस मृत्यु की श्रृंखला में सारी चीजों को याद रखेगा, क्योंकि आपके लिए चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़िए। आखिरी प्रश्न आज का, हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान यानी जो आईसीएमआर है, उसके द्वारा अनुमोदित किया गया भारत की पहली कोविड-19 स्वपरीक्षण यानी सेल्फ टेस्टिंग किट। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि आप जानते होंगे कि कोविड से बहुत लोग जो है प्रभावित थे, लेकिन वो जानबूझ करके टेस्ट कराने नहीं जा रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर वो टेस्ट कराने जाएंगे और पॉजिटिव आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो मारे डर के लोग जो है टेस्ट कराने नहीं जा रहे थे, जिसकी वजह से मौत का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ रहा था। जब तबीयत खराब होती थी तब वो हॉस्पिटल भाग के जाते थे, वरना हो जाते नहीं थे। तो दोस्तों अब ये मुसीबत खत्म हो गई, क्योंकि यहां पर आ गया दोस्तों सेल्फ टेस्टिंग किट, यानी आप घर बैठे अपने से अपना जो है टेस्टिंग कर सकते हैं। आपको गिने चुने 15 मिनट के अंदर आपका रिजल्ट मिल जाएगा कि आप पॉजिटिव हैं या निगेटिव है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा दोस्तों। इसका नाम क्या है? तो कोवैक्सीन नहीं है दोस्तों, ये तो वैक्सीन का नाम है, कोविशील्ड नाम है। कोविशील्ड भी नहीं है, D2G भी नहीं है, क्योंकि D2G तो ये दवा है जो कि
कोविड के लिए आरामदायक है। बाकी कोविशील्ड याद रखेगा, इस टेस्टिंग किट का जो नाम है ये है कोविशील्ड, तो आप इसको भी याद रखेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके अलावा तो याद रखिए दोस्तों, यह रैपिड एंटीजन टेस्ट पर काम करता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट माने होता है कम समय में जो बता दे आपको कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो इस तरह की एक सेल्फ टेस्टिंग किट है जिसको आप खुद से इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत कम दामों पर यह अवेलेबल कराएगा। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। देखिए करंट अफेयर भाई हाथ जोड़कर निवेदन है, आपने हमेशा स्टडी 91 पे भरोसा किया है तो हमेशा भरोसा करिए। मैं पिछले कई सेशन में आपको करंट अफेयर की क्लास दिया, लेकिन इतनी लंबी क्लास में कभी नहीं पढ़ाता था। अब इतनी लंबी क्लास देने लगा हूं क्योंकि समय के साथ अपने आप में बदलाव करना चाहिए। समय के साथ अपने आप में बदलाव करना चाहिए। अगर हम पढ़ने की टेक्निक नहीं बदलेंगे तो कभी भी हम दुनिया में और लोगों को पीछे नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आप सफल हो तो इसके लिए आपको दूसरे बच्चों से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है आप नहीं देखेंगे तो इस वीडियो को कोई देखने वाला नहीं? अरे देखने वाले हजारों लोग हैं। ठीक है, आप नहीं देखोगे, आप गलती कर रहे हो, आप गलती मत करो। अगर आप स्टडी 91 के स्टूडेंट हो, नितिन सर की बात मानते हो, तो इस बात पे बिलीव करो कि निश्चित रूप से वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। बस आप आराम से पढ़ते जाओ। इतना डिटेल में पढ़ने के बाद बता दूं ना, उत्तर दौड़ा करके आपका गला पकड़ लेगा, यार मैं ही उत्तर हूं, पहचानो मुझे। ठीक है, ये हालात आ जाएंगे। चलिए देखिए, यहां पर स्टडी 91 आपको देता है फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट, वीडियो क्लासेस ऐसा नहीं कि सिर्फ करंट अफेयर की, आप किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां अच्छे से लिस्टिंग पड़ी हुई है, कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं। किसी भी परीक्षा की तैयारी आप निःशुल्क कर सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ भी अवेलेबल है, ब्लॉग अवेलेबल है, वन लाइनर अवेलेबल है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ एक मोटिवेशन लाइन से अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा ताकि आज की क्लास का द एंड हो जाए। ठीक है, लिख रहा आदमी बड़ा या छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या आपके जीवन में ऐसी कोई कहानी है जिस कहानी ने आपको बड़ा बनाया हो? तो अगर कहानी नहीं है तो कहानी रचिए, उठिए और इतिहास रचिए। समय है इतिहास रचने का, जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा, वरना जो सोएगा ना वो सब कुछ खोएगा। तो जल्दी से उठिए दोस्तों, तैयार हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी मेहनत कर रहे हैं। यही वो समय है जब आपको सफल होने के लिए अपनी मेहनत को साबित करना पड़ेगा। ठीक है, तो लगे रहिए। आप कई लोग होते हैं कि जिनके सामने परीक्षा नहीं, मुझे बातचीत होती रहती, कहते हैं सर कोई पेपर ही नहीं है। तो पेपर नहीं है तो तैयारी कैसे करें? अरे यार पेपर नहीं तो हम क्यों पढ़ा रहे हैं? आप पेपर आपका नहीं है, हम क्यों पढ़ा रहे हैं? हमें भी तो पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए, या हमें भी अपनी क्लास बंद कर देनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है यार। कई लोग कहेंगे सर आप तो कमा रहे हैं इसलिए तो पढ़ा रहे हैं। अच्छा, कमा रहे होते तो शायद आराम करते, है कि नहीं? अरे क्या फर्क पड़ा यार, कोविड-19 में पूरी दुनिया आराम कर रही है, मैं ही आराम कर लेता तो क्या हो जाता? नहीं, आराम करने का समय नहीं है। शायद आपकी विचारधारा, मेरी विचारधारा ये नहीं कहती। मेरी विचारधारा कहती है जब पूरी दुनिया धीरे काम करती है तो मुझे तेज काम करना है, क्योंकि यही वो समय है जब मैं पूरी दुनिया को एक सांस में पीछे कर सकता हूं। तो आपको भी यही काम करना पड़ेगा, और अगर आप ये काम करते हो तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है, मेरा लाड प्यार, मेरा भरोसा, मेरा विश्वास सब कुछ आपके साथ है। बस आप भी हमारे साथ बने रहो। हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करो, कमेंट किया करो कि हां सर बेहतरीन वीडियो है, कैसा है, थोड़ा सा प्रोत्साहन हमें मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।